लेक्चर नंबर 16 16 अच्छा, कल जो मैंने वो श्रोडिंगर एक वेव इक्वेशन जो है ना उसकी बात की थी, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है आज हमने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको कैलकुलेट करके देखना है उसका प्रूफ कैसे है। तो अक्सर पेपर के अंदर वो इसका प्रूफ जो है वो पूछ लेता है। तो पहले हम देखते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक अगर आपके पास कोई नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल हो कि जिसका मास m है, यानी कि मेरे पास एक पार्टिकल है ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मेरे पास मास m है, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है और इसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड है। वो वेव फंक्शन कौन सा एसोसिएटेड है? इसके साथ साई है, क्योंकि इसके साथ एक वेव है जो इसके साथ मूव कर रही है इस पार्टिकल के साथ, ठीक है। तो जो साई फंक्शन है ये आप किस पर डिपेंड कर रहा है? मैं चूँकि यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अच्छा जी, ठीक ठाक, शुक्र है, तुम सुनाओ, ठीक हो? हेलो हेलो, हाँ शाह जी, मैं क्लास ही क्या क्लास पढ़ाना जे फिर? अच्छा ठीक है, ओके ओके। अच्छा, पार्टिकल है जिसका मास m है। अच्छा, अब ये ज़ाहिर बात है वेव फंक्शन जो होता है, मैं यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट की बात जो है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं क्लास ही चाहिए हूँ ना इस वक्त। हाँ, मैं करना वा थोड़े नाल गल, मैं करना वा। हाँ हाँ हो गया। अच्छा, अब ये वेव फंक्शन जो है ये देखें कि साई एक्स कामा टी, एक्स यहाँ पर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक्स एक्स है। वैसे मैं यहाँ पर आर भी लिख सकता हूँ, अगर आर लिखूँ तो ये पूरा 3D के अंदर चला जाएगा, यानी कि साई आर ऑफ टी, आर के अंदर एक्स वाई जेड सारे आ जाएंगे। यानी कि ये वेव फंक्शन जो है ये पोजीशन और टाइम दोनों के ऊपर, यानी कि स्पेस और टाइम दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। अब मैं यहाँ पर पहले सिर्फ जो है वो ये वाला वेव फंक्शन ले लेता हूँ कि साई जो है वो एक्स कामा टी के बराबर है। एक पार्टिकल है, मैं सपोज कर रहा हूँ, जिसका मास m है, वो एक्स एक्सेस के अलांग जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब एक पार्टिकल है यूँ, ये इस तरह जा रहा है अलांग एक्स एक्सेस क्वांटम मैकेनिकली, इसके साथ एक वेव भी प्रोपोगेट कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है, आपने शायद वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर प्लेन वेव इक्वेशन पढ़ी होगी। प्लेन वेव इक्वेशन जो होती है वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर, वो उसका प्रूफ किया जाता है। मैं आप उसका प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, मैं वो यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए उस प्लेन वेव इक्वेशन जो है उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो प्लेन वेव इक्वेशन है, प्लेन वेव इक्वेशन, प्लेन वेव इक्वेशन जो है ये मेरे पास है करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर 1 ओवर वी स्क्वायर करली स्क्वायर साई ओवर करली टी स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन के अंदर क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको टी की डिपेंडेंस भी नज़र आ रही है और एक्स की भी नज़र आ रही है। दिस इज़ प्लेन वेव इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? प्लेन
वेव इक्वेशन, इसको हम प्लेन वेव इक्वेशन जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है, तो अब जो है सपोज करें कि मैं इस प्लेन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, इस प्लेन वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ प्लेन वेव इक्वेशन, मैं सॉल्यूशन लिखने लगा हूँ इसका, किसका? इस प्लेन वेव। मैं अब इसे तो सॉल्व नहीं कर रहा, यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो जाती है सॉल्व बड़ी आसानी से। इसका सॉल्यूशन जो है वो है साई, ठीक है, ए ई के पास ए को कांस्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स ओवर वी। ये इसका सॉल्यूशन मैंने ले लिया इस प्लेन वेव इक्वेशन का। ठीक है, अब आप देखें ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में सॉल्यूशन आ रहा है। ए इसके अंदर कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एक्स पोजीशन है, वी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, टी टाइम है, आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम कर रहे हैं। क्वांटम के अंदर इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों आते हैं, ये आपको इस बात का पता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये मेरे पास, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 है और ये कह देता हूँ कि मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। अब आप क्या करें कि ओमेगा को देख लें पहले ज़रा। ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है, ये आपको इस बात का पता है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी एफ जो होती है वो लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है, 2 पाई फुल रोटेशन होता है 360 डिग्री का, तो ये आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अब आप ये ओमेगा की वैल्यू जो है ये उठा के अगर हम इस जगह पर पुट कर दें तो साई ए ई माइनस आयोटा, ठीक है, अब ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ टी माइनस एक्स ओवर वी ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि जो हमारे पास है ये एक्स ओवर वी ये आ रहा है हमारे पास और 2 पाई एफ जो है वो आ रहा है। तो मैं अगर इस तरह ये जो वी वाली वैल्यू है, इस वी वाली वैल्यू की जगह पर, इस जगह पर ये पुट कर दूं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर। ठीक है, ये पढ़ा हुआ आपने रिलेशन पहले, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर है। अब आपको इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, इसके अंदर जहाँ पर ये v आ रहा है तो साई आ जाएगा हमारे पास, साई इज इक्वल टू आयोट ए ई की पावर आयोटा, ठीक है, ई की पावर माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 2 पाई एफ, ठीक है, और टी माइनस एक्स ओवर वी की जगह पर एफ लैम्डा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आप देखिए कि हम इसको फर्दर राइट डाउन करते हैं कि अगर इसको लिख लें कि साई इज इक्वल टू, अब मैं अगर इस 2 पाई को अंदर नहीं, चले 2 पाई को भी मैं बाहर ही रहने देता हूँ, ई की पावर माइनस 2 पाई आयोटा, ठीक है, और एफ को अंदर ले जाता हूँ तो एफ टी माइनस एक्स एफ ओवर एफ लैम्डा ये आ जाएगा, एफ टी ओवर एक्स ओवर लैम्डा। ठीक है, अब आप अगर इसको, ये जो इक्वेशन आई है, अब इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि एफ तो एफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो साई ए ई की पावर माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ टी माइनस एक्स ओवर लैम्डा, ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन को क्या करें कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा ओवर एच जो है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को। आप करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस
2 पाई आयोटा स्क्वेयर ओवर एच, नीचे एच आ जाएगा उसके, ठीक है, एफ एच टी माइनस एच ओवर लैम्डा, एच ओवर लैम्डा एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो इसको कर दिया, तो ये आयोटा स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। तो ये आयोटा स्क्वायर जो है ये आगे जाके फिर वो माइनस माइनस उसको प्लस जो है वो कर देगा। तो अच्छा, अब यहाँ तक आ गया हमारे पास, बल्कि आयोटा से अगर ना भी हम मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, एक में आयोटा से ना करें हम मल्टीप्लाई, इसको रहने दें, ज़रूरत ही नहीं है आयोटा, सिर्फ एच से ही करें। आयोटा की हमें जरूर, आयोटा बेशक आ गया आ जाए इमेजिनरी के अंदर, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, मैंने एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मेरे पास ये इक्वेशन जो है वो बन गई। अब आपको पता है कि ई जो है वो एच एफ के बराबर है, ठीक है, ई की वैल्यू एच एफ के बराबर होती है और पी जो है वो एच ओवर लैम्डा के बराबर होता है। अब ये वैल्यूज जो हैं, जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, इसको मैं 3 कह देता हूँ। तो इस इक्वेशन 3 के अंदर ये वाली वैल्यूज जो हैं उनको हमने पुट करना है। तो एच एफ ये आ रहा है ना इधर, तो ये किसके बराबर हो गया, ई के, हाँ आ जाओ बता, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास ई आ गया, ये आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये ई टी बन जाएगा, और एच और लैम्डा किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया, ये हमें लेके। अब आप इस इक्वेशन को लिखें, साई ए ई 2 पाई आयोटा ओवर एच, अंदर आ गया ई टी माइनस पी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ गई। ये पी बेशक इसको बड़ा डाल लें छोटा डाल लें, मर्जी यार, ठीक है। इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 4 जो है ये आ जाएगी, ठीक है जी। ये मेरे पास अब निकल आया साई इन टर्म्स ऑफ ई एंड पी। वो अभी फंक्शन को मैं लेके चल रहा हूँ, कौन से को, वेव फंक्शन को। अब वेव फंक्शन क्या, वेव फंक्शन के कौन से वेरिएबल वेव फंक्शन के अंदर आ रहे हैं, तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एनर्जी आ रही है, मोमेंटम आ रहा है और टाइम आ रहा है, तीनों ही क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तीनों आ रही हैं। मतलब है कि ये एक स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है ये वेव फंक्शन जो है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन 4 है जो हमारे पास, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के लिहाज से मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं एक दफ़ा, तो मेरे पास क्या सिचुएशन जो है वो बनेगी, तो आप इसको डिफरेंशिएट करें इसी इक्वेशन को, यानी कि पहले लें आप करली साई ओवर करली एक्स, तो वहाँ से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा ओवर एच कट, ठीक है, पी ए ई की पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस आ रहे हैं, वो 2 माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस हो जाएगा, एक माइनस इधर से आएगा, एक माइनस इधर से आएगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद करली स्क्वायर साई, दोबारा से हम इसको करते हैं, करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर, तो यह आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर पी स्क्वायर ए ई की पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स,
क्या? हाँ, एच कट क्या चीज़ है? अच्छा जी, एच कट क्या चीज़ है? एच को आप जानते हैं? तो ये भी प्लांक कांस्टेंट है। हाँ, ये इसका होता है, इसका रिलेशन होता है एच जो होता है वो, जो एच कट होता है ना, वो h/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप बेशक इसको यहाँ पर h यूज़ कर लें या h कट ओवर 2 कर लें, दोनों ही प्लांक कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा यहाँ पर जो है इसको भी h कट को यूज़ कर रहा हूँ। h को करना है तो वो 2 से फिर मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, बस और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल आप इसको यहाँ पर h कट, क्योंकि हमने आगे जब यूज़ करना है तो हम ज़्यादा h कट को ही यूज़ करेंगे, h को नहीं करेंगे। अच्छा जी, बहरहाल तो ये आ गया आपके पास, ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखें कि इसके अंदर ये आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा बराबर होता है -1 के अंडर रूट के, तो आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। तो इसका मतलब है कि आपके पास अब ये वाली चीज़ जो है, करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -p स्क्वायर ओवर h कट स्क्वायर साई बन जाएगा, क्योंकि बाकी ये सारा जो है ये वही वेव फंक्शन साई बन रहा है जो आपने पीछे उधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोबारा से ही वही वेव फंक्शन बन रहा है जो शुरू में आपने अज्यूम किया था। किधर की वो इक्वेशन नंबर 4, ये वाली, वो ये बन रही है दोबारा। ठीक है, तो मैंने वो इस सारे की जगह के ऊपर क्या लिख दिया, साई वेव फंक्शन जो है लिख दिया। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आ गई, ये इक्वेशन नंबर 5। अभी मैंने इसको किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट से, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और टी। अब मुझे टी के साथ भी इसका चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम डिपेंडेंट है तो उसमें मुझे टाइम डिपेंडेंस भी चाहिए। तो अब आप इसको करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो करली साई ओवर करली टी, वही वेव फंक्शन जो है उसी को, करली साई ओवर करली टी जो है ये माइनस आयोटा ओवर एच कट ई की पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स आ जाएगा। अब चूँकि पहले यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा था ना, अब सिर्फ ये की माइनस है, तो वो माइनस इधर में आ गया, प्लस नहीं है, इधर आ रहा है। प्लस तो तब होता है अगर मैं इसको करता तो, जिस तरह पीछे हुआ था। ठीक है, वो सिर्फ ए की माइनस है वो इधर, इसके साथ तो कोई माइनस नहीं ना है, ये तो प्लस में है ना, इसके साथ तो कोई माइनस नहीं। पहले जब आपने किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, तो एक्स के साथ क्या था, माइनस था, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो गए थे, प्लस हो गए थे। अब इसके साथ तो कोई माइनस नहीं है, लिहाजा ये यहाँ पर माइनस आएगा इसके। ठीक होगी बात। अब आप इसको जो है वो दोबारा इसका अगर डेरिवेटिव लें, यानी कि इसको दोबारा इसको करली स्क्वायर साई ओवर करली टी स्क्वायर लें, एक दफ़ा फिर इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा ओवर एच कट ई ऑफ साई, वो माइनस आयोटा ओवर एच कट आ जाएगा, बाकी सारा वो फिर उसी के साथ वो ई ऑफ साई जो है वो आपके पास आ जाएगा, वही वेव फंक्शन दोबारा जो है वो बन जाएगा। तो इसको हम कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 6 जो है वो आ गई। तो अब आपके पास x के लिए भी आ गई इक्वेशन, करली स्क्वायर साई ओवर करली टी स्क्वायर के लिए भी आ गई, और करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर के लिए भी आ गई। अब आ गए आप कि हमारे पास जो एनर्जी है, यानी कि जो हैमिल्टोनियन हमारे पास वो क्या बन रहा है, एनर्जी जो है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर ओवर 2m, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं कह देता हूँ ये v के बराबर है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों पर वेव फंक्शन साई के साथ, ये जो इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ई ऑफ साई पी स्क्वायर 2m साई प्लस वी ऑफ साई। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 7।
ये 7वीं इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। अब आप जो है इसको, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब जो इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6 आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, ये वही आपके पास इक्वेशन नंबर 6 थी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको आप लिखें कि, ओ सॉरी इधर ना मैंने एक मिनट एक काम गलत कर दिया है। ओ इसका सिर्फ नहीं था लेना, इसका सिर्फ करली साई और करली टी लेना था। सॉरी 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 इसका डबल डेरिवेटिव नहीं था लेना, इसकी ज़रूरत नहीं थी डबल डेरिवेटिव, क्योंकि आप देखें ना जो प्लेन वेव इक्वेशन थी ना उसमें सिर्फ करली साई ओवर करली टी था उसके अंदर, इसमें हमने सिर्फ करली। अच्छा अब ये इक्वेशन 6 जो है ये वाली, इसको आप देखें, इस इक्वेशन 6 को आप लिखें ई ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस एच कट ओवर आयोटा करली साई ओवर करली टी। मैंने इसको रीअरेंज कर दिया इसको। अब ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। अब जो इक्वेशन 5 है जो पी वाली थी उसको आप लिखें पी स्क्वेयर साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर करली स्क्वेयर साई ओवर करली एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हैं इनको आप पुट करें इक्वेशन 7 के अंदर। ठीक है, आपकी जो इक्वेशन 7 है वो ये है। अब आपके पास पी स्क्वायर साई की वैल्यू आ गई है, आपके पास ई ऑफ साई की वैल्यू आ गई है, दोनों वैल्यूज जो है वो आ गई हैं आपके पास। तो अब ये बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है। तो इसमें ये आगे वैल्यू इसमें आप पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एच कट ओवर आयोटा करली साई ओवर करली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m करली स्क्वेयर साई ओवर करली एक्स स्क्वेयर प्लस वी ऑफ साई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस आ रहा है ना इधर, इस माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस आ रहा है ना, इस माइनस को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, एच कट ओवर आयोटा करली साई ओवर करली टी इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर ओवर 2m करली स्क्वेयर साई ओवर करली एक्स स्क्वेयर माइनस बी ऑफ साई। ये इक्वेशन नंबर 8 आ गई। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ माइनस को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 8 आ गई है, ये इक्वेशन सिर्फ अभी एक्स डायरेक्शन के अंदर है। तो आप यहाँ पर इसको y भी कर सकते हैं, इसको z भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर y भी कर सकते हैं और z भी कर सकते हैं। मैं इसको अब जर्नलाइज्ड करके लिखने लगा हूँ इस इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास तो 3D में होता है ना, 3D होती है और साथ में टाइम होता है। तो मैं इसको अब जर्नलाइज करके लिखने लगा हूँ इस यानी कि 3D के अंदर इसको मैं लिखने लगा हूँ इसी इक्वेशन को। तो 3D के अंदर जो है ये एच कट ओवर आयोटा, ये आ जाएगा करली साई ओवर करली टी इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर ओवर 2m। ठीक है जी, ये तो वही रहना एच कट स्क्वेयर, अंदर आएगा करली स्क्वेयर साई ओवर करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई ओवर करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई ओवर करली जेड स्क्वेयर माइनस वी ऑफ साई। ठीक है, तो ये सारी चीज जो होती है ना, ये वाली ये होती है डेल स्क्वेयर, ये डेल ऑपरेटर होता है, शायद आपने पढ़ा हो। ठीक है, डेल स्क्वेयर होता है करली स्क्वेयर ओवर करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर ओवर करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर ओवर करली जेड स्क्वेयर, ये डेल स्क्वेयर होता है। तो इसका मतलब ये बन रहा है डेल स्क्वेयर साई। ठीक है, तो एच कट ओवर आयोटा करली साई ओवर करली टी
एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई। ठीक है जी, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई है इसको हम क्या कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ सॉरी वो माइनस वी ऑफ साई भी आना, इधर माइनस वी ऑफ साई भी आना। ठीक है, ये आपके पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गया और इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दें। तो अगर आपको पेपर में कहे कि भाई टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैलकुलेट करके दिखाएं, तो यू हैव टू डू दिस होल प्रोसेस। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि आपने प्लेन वेव लेनी है, प्लेन वेव का सॉल्यूशन अज्यूम करना है, फिर उस प्लेन वेव का जो सॉल्यूशन है उसका डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसका सिंगल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर जो एनर्जी की इक्वेशन है उसके अंदर उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो आपके पास जो है वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो निकल आएगी। नाउ आई विल मूव अहेड टू, ये पहला पार्ट हो गया इसका। ठीक है, तो हमारे पास दो, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस होती हैं। दूसरी इक्वेशन जो है वो है मेरे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट SWE श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी उसी तरह ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन ये अब टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसका मतलब है कि ये सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो क्या कर रही थी, देखो ना, उसमें टाइम भी आ रहा है, टी पोजीशन भी आ रही है, लेकिन अब जो इक्वेशन आएगी इसके अंदर सिर्फ पोजीशन होगी, टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम टाइम को इल्यूमिनेट कर देंगे इसके अंदर से और सिर्फ पोजीशन ले लेंगे। और पोजीशन मैं शुरू भी किससे करूँगा, पहले एक एक्सिस लूँगा, एक्स एक्सिस से लेकर उसको एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करके बाद में उसको जनरलाइज करके 3D के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब आप सपोज करें कि यहाँ पर भी हमारे पास वन डायमेंशनल वेव फंक्शन जो है, जो एसोसिएटेड है किसी पार्टिकल ऑफ मास m के साथ, उसकी वैल्यू जो है वो है साई ए ई की पावर माइनस आयोटा एच कट, ये अभी निकाला है आपने, ई टी माइनस पी एक्स, ये वेव फंक्शन अभी आपने इसको कैलकुलेट किया पीछे। ठीक है, इस वेव फंक्शन। अब इसमें टाइम और पोजीशन दोनों आ रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साई ए ई की पावर आयोटा पी ओवर एच कट एक्स और ई की पावर माइनस आयोटा टी आयोटा ओवर एच कट टी। ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया, पोजीशन और टाइम को। ठीक है जी, क्या किया, पोजीशन और टाइम को मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, पोजीशन और टाइम को सेपरेट कर दिया। तो अब मैं जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं कह देता हूं कि ये है मेरे पास साई ऑफ एक्स के बराबर है, ये ए ई की पावर आयोटा पी ओवर एच कट एक्स, ये मेरे पास किसके बराबर है, साई ऑफ एक्स के। ठीक है, ये साई ऑफ एक्स के बराबर है। अब मैं ये वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगी साई इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ई एच कट टी, ये आ जाएगी। ठीक है जी, तो उसके बाद
अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो करली साई ओवर करली टी इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स इंटू माइनस आयोटा ई ओवर एच कट ई की पावर माइनस आयोटा ई ओवर एच कट टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करली स्क्वायर साई, भले इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, करली स्क्वायर साई और करली एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा करली स्क्वायर साई ऑफ एक्स ओवर करली एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस पर तो फ़र्क नहीं पड़ना, ये वाली चीज़ जो है ये तो टी पे है, इसका तो एक्स के साथ तल्लक नहीं है, तो ये वैसे ही इसके साथ जो है वो आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई माइनस आयोटा ई ओवर एच कट टी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। मैंने उस इक्वेशन को क्या किया, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन 1 का, इस इक्वेशन 1 का मैंने 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या चीज़ बन गई, करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे ही आएगा ना उसके साथ, इसमें तो एक्स है ही नहीं है, और एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू इसी इक्वेशन का टी के साथ, ठीक है जी। अब जो है आप ये जो हमारे पास जो ये इक्वेशन है 1 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, वो क्या थी जो अभी निकाली है, एच कट ओवर आयोटा करली साई ओवर करली टी इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस वी ऑफ साई, इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये निकाली है ना अभी, ये कौन सी निकाली है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जो वैल्यूज हैं करली साई ओवर करली टी, करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर और साई, ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर, या आपने निकालनी ही नहीं है ये सारी वैल्यूज, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, एच कट ओवर आयोटा साई माइनस आयोटा ई ओवर एच कट स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस वी ऑफ साई, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। मैंने वही वैल्यू सारी उठा के उस इक्वेशन के अंदर जो है वो क्या किए हैं, वो सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये एच कट इस एच कट से कट जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आयोटा भी इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ई ऑफ साई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस वी ऑफ साई आ गया, ठीक है। अब आप क्या करें कि इसको दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लें या इसको रीअरेंज कर लें, हम पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। रीअरेंज कैसे करते हैं कि इसको लिख लेते हैं एच कट स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एच कट स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, ई माइनस वी इज इक्वल टू 0, तो मैं उठा के दूसरी तरफ ले गया उसको, ठीक है। वो 2 ओवर एम एच कट स्क्वायर वो दोनों के अंदर ही जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो है हमारे पास एक मिनट, इसके अंदर एक स्टेप रह गया, ठहर जो एक मिनट, ये अभी नहीं करें स्टेप, इससे पहले एक और स्टेप का, इसमें ये स्टेप करें कि हमारे पास एच कट स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, ये वाला स्टेप पहले का। अब आप एच कट स्क्वायर ओवर 2m है ना, तो इसको ख़त्म करना है, तो 2m ओवर एच कट से इसको मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी
इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये वाली सारी, ये मेरे पास 1D में 1D 1 डायमेंशन के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। क्या आपको इसके अंदर कहीं पर टाइम की डिपेंडेंस नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। हमने टाइम को एलिमिनेट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको 3D के लिए भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, 3D के लिए एक्सटेंड करूँगा तो क्या आएगा? कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई और कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास 3D के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी। ठीक होगी ये बात। अच्छा, ये पार्टिकल इन बॉक्स तो मैंने आपको पढ़ाया, वो पढ़ लिया हुआ ना आपने यूट्यूब में? पार्टिकल इन बॉक्स यही 2 रह गया था ना। और जहाँ पर आपके लेक्चर एंड हो रहे थे उसमें एटॉमिक फिज़िक्स भी मेरा ख्याल है वो सारा चैप्टर ही, यहाँ उसमें शायद एक्स रेज रहती हैं, एक्स रेज रहती हैं, आई थिंक सो एक्स रेज रहती हैं। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने आपको एक्स रेज पढ़ानी है, एक्स रेज रह गई हैं। ठीक हो गया। एक्स रे मोजरे लॉ आपने पढ़ लिया होगा? जो मोजरे लॉ था उसका लेक्चर तो होगा लाजमी, वो खैर मैं देख लूँगा उसको। ठीक है, बहरहाल अभी मैंने जो है ये मैंने अब आपको करवा दिया ये वाला, ये अब दोनों हो गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है कि कैलकुलेट करके दिखाएं कि टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का प्रूफ करके दिखाएं कि ये क्या होती है। और व्हाट इज़, अब टाइम इंडिपेंडेंट वो है जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है, टाइम डिपेंडेंट वो है जो पोजीशन और टाइम दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैंने जो है आगे बीच में एक रहता है एक्स रेज वाली चीज़, वो एक्स रेज जो हैं उनको मैंने डिस्कस करना है। एक्स रेज जो हैं ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम होता है जो माइक्रोवेव से लेकर गैमा रेज तक जाता है। उसमें माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सारी आती हैं। ठीक है, गैमा से नीचे एक्स रेज होती है। तो मैंने ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है किसके हिसाब से बताई है? फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के हिसाब से। यानी कि जो माइक्रोवेव होती हैं उनकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है, लेकिन जो गैमा रेज होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो मैंने ये इस हिसाब से आपको ये सारा बताया। तो अब एक्स रेज जो हैं ये सेकंड नंबर के ऊपर आ रही हैं, यानी कि पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी है? गैमा रेज की। गैमा रे से नीचे एक्स रेज आ रही है, यानी कि ये भी हाईली एनर्जेटिक वेव्स हैं। तो इसलिए एक्स रेज जो होती हैं ये हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं और इनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। आपने सुना होता है कि जी एक्सरे करवाना है,
कोई बंदा होता है उसकी हड्डी टूट जाती है, कुछ होता है, तो वो कहते हैं जी एक्सरे, उसका एक्सरे करवाएं। वो कहते हैं कि जो एक्सरेज होती हैं इनकी चूँकि पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके उसका एक इमेज बना देती हैं। तो वो इमेज जो होता है वो फिर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आ जाता है और वहाँ से आपको पता चल जाए अच्छा जी इस जगह से हड्डी जो है वो टूटी हुई है, यहाँ से फ्रैक्चर आया हुआ। तो चूँकि ये एक्सरेज जो हैं वो हाईली एनर्जेटिक होती हैं, तो जब एक्सरे करवाया जाता है तो जो एक्सरे का करवाने वाला पेशेंट होता है उसको फॉर अ फ्यू सेकंड्स उसके आगे उसको एक्सपोजर दिया जाता है, उसको फ़ौरन करके उसको उठा लिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एक्सरेज के आगे अगर ज़्यादा देर आप जो है वो उसको एक्सपोजर देंगे तो वो आपके टिश्यूज़ को डैमेज कर देगा, क्योंकि वो हाईली एनर्जेटिक होती है। ठीक है, ये फिर मैं कल आपको ना इसका ये बाकी मैं देख ही लूँगा कि मेरे कौन कौन से और लेक्चर रह गए। अब आपका एक दो ही मेरे